हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2। एंड इसके जो है ऑलरेडी हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 3, दैट इज द दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 में। एंड दिल्ली सल्तनत की जो है हिरार्की के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड कौन कौन से रूलर्स यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में आते हैं। एंड जो है दिल्ली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत से पहले दिल्ली को जो है किसी ने भी अपनी कैपिटल नहीं बनाया था। ये भी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी, ये कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। एंड ओनली यहाँ पे जब राजपूत रूलर्स आते हैं उन्होंने ही जो है सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। एंड एक बड़े किंगडम की कैपिटल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो दिल्ली है वो ओनली जब दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में स्टार्ट होती है जो दिल्ली रूलर्स थे उनके अंडर जाके जो है ये एक बड़े जो है किंगडम की कैपिटल बनती है। तो इससे पहले जो है किसी ने भी दिल्ली के बारे में नहीं सोचा था एंड ना ही जो है उसे अपनी कैपिटल बनाया था, क्योंकि जो है राजपूत रूलर्स के अंडर ही जो है दिल्ली एक कमर्शियल सेंटर के तौर पे जो है काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तो ये चीजें हमने कवर की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड आफ्टर दैट वी हैड सीन दैट कि किस तरह से जो दिल्ली रूलर्स हैं जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उन्होंने किस तरह से अपना जो रूल है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था अराउंड 150 साल के बीच में ही। जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है उसके 150 साल के बीच में ही जो है वो किस तरह से अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं उसके बारे में भी हमने बात की थी। एंड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं लाइक द मस्जिद के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। राइट, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। तो पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जिसके बारे में क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे ही जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, इवन मेंस में भी, एंड इवन आपके जो है इंटरव्यू में भी जो है इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एडमिनिस्ट्रेशन का है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह का था। राइट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड उसके बाद जो हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे डेली मिलेगी। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके। ओके, so let's continue with the chapter number 3, that is the दिल्ली सल्तनत। तो अब हम यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उनके प्रशासन के बारे में एंड उन्होंने जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन किस तरह से की थी खलजीज एंड तुगलक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि मेन यही वो 2 रूलर्स रहते हैं जिन्होंने एक्सपेंशन किया था एंड कंसोलिडेट किया था दिल्ली सल्तनत को। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब अगर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग एरियाज को कंट्रोल कर लिया है, अपने कंट्रोल में कर चुके हैं ये, तो अब जो है पूरी किंगडम को जो है कंसोलिडेट भी करना है, वहां का जो प्रशासन है वो भी सही तरीके से चलाना है। तो ये जो कंसोलिडेशन है किंगडम की, क्योंकि जो दिल्ली है वो काफी वास्ट एरिया हो गया था इनके लिए, तो ऑब्वियसली इतने दूर तक यहाँ पे जो है अपना प्रशासन चलाने के लिए इन्हें जो है कुछ अच्छे ऑफिसर की भी जरूरत होगी जिनके ऊपर जो है ये विश्वास कर सके। सो दैट इज वाई जो है इन्हें एक रिलायबल गवर्नर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जिनके ऊपर ये विश्वास कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े पहले रूलर्स क्या करते थे कि कोई पर्टिकुलर एरिया में जो बड़े बड़े अरिस्टोक्रेट्स होते थे या फिर जो लैंडेड पर्सन्स होते थे उन्हें एज ए गवर्नर्स वो सेट कर देते थे कि वो जो है पर्टिकुलर एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही देखेंगे। पहले रूलर्स ऐसा किया करते थे। बट दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने क्या किया था कि जो अर्ली दिल्ली सुल्तान थे जैसे कि इल्तुतमिश हो गए, जो टर्किश रूलर्स थे, हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में। तो जो इल्तुतमिश हैं उन्होंने क्या किया कि अपने जो उनके गुलाम थे उनको फेवर किया ज्यादा। जैसे कि स्पेशल स्लेव्स होते हैं जिन्हें जो है इन लोगों ने परचेज किया हुआ था एंड मिलिट्री सर्विस के लिए जो है इन्होंने स्पेशल स्लेव्स के ऊपर विश्वास दिखाया था। एंड ये जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए जो स्लेव्स इन्होंने परचेज किए थे उन्हें जो है ये क्या बोलते थे, उन्हें जो है ये बंदागन बोलते थे।
पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये जो फैक्ट है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। तो जो है ये क्या करते हैं, मिलिट्री सर्विस के लिए जो है इन्होंने अपने स्पेशल स्लेव्स जो है वो परचेज किए हुए थे। तो ये स्पेशल स्लेव्स के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इन्होंने जो है पहले से ही जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो लैंडेड पर्सन्स होते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं दिखाया था, उन्हें गवर्नर्स नहीं बनाया था या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्होंने नहीं बनाया था उन लोगों को। तो इन्होंने जो है स्पेशल स्लेव्स के ऊपर जो है ज़्यादा विश्वास यहाँ पे दिखाया था। एंड जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए जिन लोगों को यहाँ पे जिन स्लेव्स को जो है हायर किया गया था उन्हें जो है बंदागन बोला गया है। ओके एंड इन स्लेव्स को जो है केयरफुली ट्रेन किया जाता था। एंड क्या होता है कि उसके बाद में, ट्रेनिंग के बाद में जो है किंगडम की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस जो होती हैं वहां पे उन्हें बिठा दिया गया था। ओके क्योंकि ये जो स्लेव्स होते हैं ये टोटली अपने मास्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, इनके पास अपनी लैंड नहीं होती है। तो ये स्लेव होते हैं, गुलाम होते हैं एंड इनके मास्टर ने ही जो है इन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी है एंड उन्हें ट्रेनिंग के बाद में एक अच्छा पॉलिटिकल जो है ऑफिस भी दिया है। तो डेट इज वाई ये जो स्लेव होते हैं वो अपने मास्टर की तरफ जो है टोटली डिपेंडेंट होते हैं एंड जो सुल्तान है वो इनके ऊपर अच्छे से विश्वास भी कर सकते हैं एंड उनके ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं। ओके एंड ये जो है इन्हें धोखा भी नहीं देंगे, राइट। सो द खलजीज एंड जो तुगलक्स थे उसके बाद में अब पहले इल्तुतमिश ने जो है सबसे पहले ये काम करना स्टार्ट किया था। जो स्लेव जो है इन्होंने ही सबसे पहले हायर किए थे, किन्होंने किए थे, इल्तुतमिश ने किए थे। सो ये भी चीज जो है आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। एंड आफ्टर दैट जो है नेक्स्ट रूलर जो आते हैं जैसे कि खलजीज आगे एंड तुगलक्स आगे, दे ऑल्सो कंटिन्यू टू यूज द बंदागन, उन्होंने भी जो है बंदागन का यूज करना यहाँ पे कंटिन्यू रखा। एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ द हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई द पॉलिटिकल पोजीशन। तो ये जो है स्लेव्स को भी कंटिन्यू रखते हैं, स्लेव्स को भी जो है इंपॉर्टेंट ऑफिसेस देते हैं। उसके साथ साथ जो है ये कुछ हाई जो हम्बल बर्थ के लोग होते हैं, मीन जो अच्छे कास्ट से जो बिलोंग करते थे, राइट, जो कि जैसे कि ये जो स्लेव्स हुआ करते थे काफी गरीब लोग हुआ करते थे एंड इन्हें जो है ऐसा बोला जाता था दैट दे बिलोंग फ्रॉम द बेस बॉर्न, राइट, दे आर द बेस बॉर्न और वी कैन से दैट दे आर द लो कास्ट और दी बेस बोन, राइट। तो ये वहां से बिलोंग करते थे। तो हाउएवर इल्तुतमिश ने जो है स्लेव्स के ऊपर विश्वास दिखाया था। तो खलजीज एंड तुगलक्स जो है वो स्लेव्स को भी कंटिन्यू रखते हैं एंड इसके साथ साथ जो है कुछ हम्बल बर्थ के लोग होते हैं, राइट, उन्हें भी जो है वो अच्छी पोजीशंस देते हैं। तो ये जो हम्बल बर्थ के लोग थे ये ऑफनली जो है इनके क्लाइंट्स ही हुआ करते थे, राइट, इनके ही क्लाइंट्स हुआ करते थे। तो इन्हें जो है हाई पॉलिटिकल पोजीशंस इन्होंने यहाँ पे दी थी। तो ये क्लाइंट क्या होते हैं? अ क्लाइंट जो है एक ऐसा पर्सन होता है हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और अ हैंगर ऑन। हाउएवर ये जो क्लाइंट होते हैं ये भी जो है रूलर के प्रोटेक्शन के अंडर ही होते हैं, राइट, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो है ये काम करते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। ओके एंड दे वर अपॉइंटेड एज द जनरल्स एंड द गवर्नर्स। तो ये जो क्लाइंट्स थे इनके जो कि हम्बल बर्थ से बिलोंग करते थे उन्हें जो है इन लोगों ने जनरल्स और गवर्नर्स के तौर पे अपॉइंट किया था। ओके बट हाउएवर ये जो इनका तरीका था कि अपने क्लाइंट्स को या फिर स्लेव्स को ही जो है यहाँ पे अच्छी पोजीशंस देनी है, इसकी वजह से जो है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है इनके रूल में वो यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो स्लेव्स होते हैं या फिर जो क्लाइंट्स होते हैं वो ओनली अपने मास्टर्स या फिर पैट्रन्स की तरफ ही लॉयल होते हैं। ओके मीन जिस पर्सन ने जो है इसे यहाँ पे हायर किया है, जिस पर्सन ने इसे जो है ट्रेनिंग दिलवाई है, बस उसी की तरफ जो है ये लॉयल होते हैं। बट जब उस मास्टर का कोई हेयर आगे आता है, मीन उसका कोई वारिस या फिर उसका बेटा आगे यहाँ पे रूल करता है, तो उसके बच्चों की तरफ जो है नेक्स्ट पीढ़ी जो होती है उसकी तरफ ये जो स्लेव्स या फिर जो क्लाइंट्स होते हैं वो लॉयल नहीं रहते हैं। यहाँ पे जो है आके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ओके क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे किंग है, राइट, सपोज एक किंग है उसने जो है यहाँ पे स्लेव्स रखे हुए हैं, राइट, उन्हें हाई अच्छी पोजीशंस के ऊपर इन्होंने बिठाया हुआ है। तो ये जो स्लेव हैं दे आर लॉयल टूवर्ड्स देयर किंग ओनली, राइट, जिसने जो है उसे यहाँ पे हायर किया है। बट जब यहाँ पे किंग का बेटा आ जाएगा, राइट, वो यहाँ पे किंग बनेगा, तो जो है स्लेव जो है वो इसकी तरफ लॉयल नहीं होते हैं। ओके उसके बेटे की तरफ वो लॉयल नहीं होते हैं क्योंकि ये जो सन है जब वो भी किंग बनेगा तो इसके भी अपने कुछ विश्वास पात्र होते हैं, मीन कुछ ऐसे स्लेव्स होते हैं जिसके ऊपर ये पर्सन जो है वो विश्वास करता है।
ओके इनके भी अपने कुछ स्लेव्स होते हैं जिनके ऊपर ये विश्वास करते हैं। तो इसी की वजह से ये जो पुराने स्लेव्स होते हैं, जो पुराने पर्सन्स होते हैं, वो नए रूलर के ऊपर जो है ज्यादा लॉयल नहीं रहते हैं। ओके तो क्या होता है, न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, तो ये जो नए सुल्तान होते हैं इनके अपने भी कुछ सर्वेंट्स होते हैं। सो एज ए रिजल्ट द असेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, क्योंकि जो नया रूलर है वो अपने स्लेव्स के ऊपर विश्वास करता है एंड पुराने स्लेव्स के ऊपर विश्वास नहीं करता है। दैट इज वाई जो है इनके बीच में आपको जो है जो ओल्ड वाले स्लेव्स हैं एंड ये जो न्यू वाले स्लेव्स होंगे इनके बीच में आपको जो है हमेशा ही कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ओके तो ऑब्वियसली अगर जो है इनके नॉबल्स के बीच में, इनके ऑफिसर्स के बीच में जो है आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, वो आपको देखने को मिलेगा। ओके सो The patronage of these humble people by the दिल्ली सुल्तान्स also shocked many elites। तो ये जो दिल्ली सुल्तान्स का तरीका था कि अपने क्लाइंट्स को या फिर अपने हम बोल सकते हैं कि ओनली स्लेव्स को ही जो है एक अच्छी पोजीशंस यहाँ पे देनी है, तो ये चीजें जो है कई लोगों को पसंद भी नहीं आती हैं। ओके जैसे जो ऑथर्स थे, जो पर्सियन त्वारिख जो है, त्वारिख के बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था त्वारिख क्या होती है। तो अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 देख सकते हो, राइट, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। सो जो पर्सियन त्वारिख के ऑथर्स होते हैं, राइट, उन्होंने जो है इस चीज के लिए दिल्ली सुल्तान्स को क्रिटिसाइज भी किया था कि उन्होंने जो है लो एंड बेस बॉर्न पर्सन जो है उन्हें हाई ऑफिसेस के ऊपर किस तरह से जो है लगा दिया है, बिठा दिया है। तो ये चीजें जो है इन लोगों को पसंद नहीं आती हैं कि वो अपने स्लेव्स के ऊपर ज्यादा विश्वास क्यों दिखा रहे हैं। ओके So, like the earlier sultans, if we talk about the Khalji and the Tughlaq monarchs appointed the military commanders, जो military commanders होते हैं, राइट, उन्हें जो है इन्होंने एज ए गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज जो है वो यहाँ पे अपॉइंट कर दिया था। मीनिंग के जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्हें ही जो है इन लोगों ने जो है गवर्नर बना दिया था किसी पर्टिकुलर टेरिटरी का, राइट। तो अब क्या होता है, ये जो दीज लैंड्स वर कॉल्ड दी इक्ता, अब ये जो गवर्नर को ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी या फिर जो लैंड यहाँ पे दी गई है तो इसे क्या बोला जाता था, इसे जो है इक्ता बोला जाता था। ओके ये जो लैंड है, ये जो टेरिटरी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गवर्नर को दी गई है, इसे जो है इक्ता बोला जाता था। एंड इस लैंड के जो होल्डर हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, इस गवर्नर को क्या बोला जाएगा, उसे जो है इक्तादार बोला जाता है। ओके मीन जिस गवर्नर के पास ये जो लैंड है तो ये गवर्नर क्या बन गया, ये इक्तादार बन गया। तो इस लैंड के लिए जो है इक्ता वर्ड ये यूज किया करते थे। एंड उस लैंड के जो होल्डर होते हैं दैट इज नोन एज द इक्तादार, और उसे जो है मुक्ति भी बोला जाता है। तो ये जो है वर्ड्स दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसके बारे में जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। ओके तो अब जो मुक्तिज या फिर जो इक्तादार होते हैं उनका जो है क्या काम हुआ करता था, उनकी क्या ड्यूटी हुआ करती थी कि वो एक तो मिलिट्री कैंपेन्स जो होते हैं वो लीड करते थे, क्योंकि ये मिलिट्री कमांडर्स ही थे जिन्हें जो है गवर्नर्स भी बना दिया गया था, राइट। एंड गवर्नर्स बना के उन्हें जो है पर्टिकुलर जो एरिया है, पर्टिकुलर टेरिटरी है, राइट, वो उसे जो है यहाँ पे दे दी गई थी। एंड इस टेरिटरी को इक्ता बोला जाता था एंड उसका जो होल्डर है मीन जो गवर्नर है उसे इक्तादार बोला जाता था। अब ये जो इक्तादार है या फिर जो मुक्ति है, इनका जो है एक ड्यूटी ये भी हुआ करती थी कि उसे जो है मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना है एंड उनका जो एरिया है, उनके जो टेरिटरीज है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर्स जो हैं वो भी मेंटेन करना है, ये इनकी ड्यूटीज हुआ करती थी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, बार बार इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके सो इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज, एंड अब इन मिलिट्री लीडर्स ने अपनी मिलिट्री सर्विसेज दी हैं, तो इसके बदले में जो है उन्हें पैसे कैसे मिलते थे, राइट, क्योंकि जो मिलिट्री सर्विसेज वो रूलर को दे रहे हैं, रूलर जो है उसे किस तरह से पेमेंट करते थे, ऑब्वियसली जो है इन लोगों को गवर्नर बना के जो है उन्होंने लैंड दे दी थी, राइट। तो ये जो मुक्तिज होते हैं ये क्या करते थे, ये जो है रेवेन्यूज इकट्ठा जो किया करते थे इस टेरिटरी से, इक्ता से जो रेवेन्यू ये इकट्ठा किया करते थे ऑफ देयर असाइनमेंट एज ए सैलरी। ओके अब जो है ये लैंड रेवेन्यू जो होता है, मीन ये जो इक्ता से जो इन्होंने लैंड रेवेन्यू जो इकट्ठा किया है वो इनकी क्या बन गई, वो इनकी जो है यहाँ पे सैलरी बन गई। ओके इस तरह से यहाँ पे सैलरी दी जाती थी इनकी। एंड इसी सैलरी में से ही, जो इसी लैंड रेवेन्यू में से ही जो है ये अपने सोल्जर्स को, ये जो मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे,
इन्होंने अपने अंडर भी जो है कई सारे सोल्जर्स रखे हुए थे, तो उन सोल्जर्स को भी जो है ये इसी रेवेन्यू में से जो है सैलरी दिया करते थे। ओके, सो कंट्रोल ओवर द मुक्तिस, तो इन मुक्तिस के ऊपर मीन इन जो है मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर जो कंट्रोल करना काफी इफेक्टिव रहता है। कब तक ये इफेक्टिव रहता है? जब तक ये जो ऑफिसेस थी या फिर जो पोजीशन जो थी वो इनहेरिटेबल नहीं होती हैं। मीन जो है एक पर्सन है, एक मिलिट्री कमांडर है, राइट, उसे जो है एक पर्टिकुलर लैंड जो है वो यहाँ पे दी गई है, राइट, बट ये जो लैंड है, ये जो लैंड इसे यहाँ पे दी गई है, वो जो लैंड है वो ओनली सपोज कीजिए आप 1 ईयर तक के लिए ही यहाँ पे दी गई है, मीन कुछ समय के लिए ही दी गई है। उसे जो है वो उसके बेटा जो है आगे इनहेरिट नहीं कर सकता है। अगर इस मिलिट्री कमांडर की डेथ हो जाती है तो उसका सन जो है वो इस लैंड को जो है वो नहीं संभाल सकता है। तो ये जो है इनहेरिटेबल नहीं है, उसे जो है कुछ समय के लिए ही यहाँ पे दिया गया है। तब तक तो जो इन मुक्तिस के ऊपर कंट्रोल करना काफी जो है ईजी रहता है। ओके, सो एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, एंड उसके बाद में जैसे 1 साल के लिए लैंड इन्हें दे दी गई है, बाद में जो लैंड है वो किसी और को दे दी जाती है एंड इसे जो है किसी और एरिया की जो लैंड है वो दे दी जाती है। ओके, तो इस तरह से शिफ्टिंग जो है इनकी यहाँ पे होती रहती है। तो तब तक तो जो है ये काफी इफेक्टिव रहता है, ये जो तरीका था इनका इन्हें सैलरी देने का, इन मिलिट्री कमांडर्स को सैलरी देने का। So these harsh conditions of services were rigorously imposed during the reigns of the Alauddin Khilji and the मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के अंडर तो यही वाली कंडीशंस थी कि कुछ ही समय के लिए जो है इन मिलिट्री कमांडर्स को लैंड ये दी जाएगी। ओके, एंड अब जो है इनके ऊपर नजर रखने के लिए, इन मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर नजर रखने के लिए जो है अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे रखे गए थे कि कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, एंड काफी अच्छे से जो है ये ध्यान रखते थे कि ओनली जो टैक्सेस यहाँ पे इन्हें बोला गया है कि वही टैक्सेस जो है ये लोगों से ले रहे हैं, या फिर जो है कुछ अपने उस टैक्स से जो है ज्यादा अमाउंट तो नहीं ये ले रहे लोगों से, राइट। इन चीजों के ऊपर भी जो है काफी ध्यान रखा जाता था यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर। ओके, कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स जो इन्होंने अपने अंडर रखे हुए हैं ये भी चीज जो है बार बार चेक की जाती थी, राइट। तो अब क्या होता है, as the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control। अब क्या होता है, जो हिंटरलैंड थे इनके, राइट, हिंटरलैंड के बारे में भी हमने पढ़ा था कि हिंटरलैंड क्या होता है। मीन सपोज ये दिल्ली का एरिया है, यहाँ पे दिल्ली के आसपास के जो कुछ एरियाज होते हैं, राइट, जो आसपास के जो कुछ एरियाज होते हैं उसे हम हिंटरलैंड बोल सकते हैं। ओके, तो जब ये जो दिल्ली सुल्तान है वो इन एरियाज को भी जो है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो उसके बाद में ये क्या करते हैं कि इस एरिया के बाहर वाले एरियाज के कुछ जो लैंडेड चीफ्स होते हैं जिन्हें हम सामंता अरिस्टोक्रेट्स भी बोल सकते हैं, एंड जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कि आप जो है हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करिए, राइट। जो दूसरे एरियाज के जो लैंडेड पर्सन्स थे या फिर जो सामंता अरिस्टोक्रेट्स होते हैं उन्हें बोला गया था कि आपको जो है हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है, राइट। तो ये सामंता अरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं, सिमिलरली जो मिलिट्री कमांडर्स के जैसे ही होते हैं। मीन जो है ये जो सामंता अरिस्टोक्रेट्स होते हैं इन्होंने अपने अंडर जो है कुछ हम बोल सकते हैं कि पर्सन रखे होते हैं, एंड इनके पास अपनी लैंड होती है, वहां पे उन पर्सन से जो है खेती भी करवाते हैं। एंड जब कभी भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है राजा को, तो राजा को जो है यही वाले जो लोग हैं वो एज ए सोल्जर जो है राजा को वो प्रोवाइड करवाते हैं, एज ए आर्मी जो है वो इन लोगों को जो है वो राजा के पास भेजते हैं जब कभी भी यहाँ पे राजा को जरूरत पड़ती है। तो उन्हें जो है समंतास बोला जाता है, या फिर जो रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए जो कि जिनके पास अपनी कुछ जमीनें हैं बट वो आर्मी यहाँ पे राजा को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ओके, तो इस तरह के लोगों को जो है बोला जाता है कि आपको जो है हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है, राइट। समंतास के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, हम जो है इसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे। अभी जो है आपको बस इतना ही समझना है कि जो समंता अरिस्टोक्रेट्स वही होते जिनके पास अपनी लैंड होती है, एंड उस लैंड में कुछ लोग जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अंडर जो कुछ लोगों को हायर किया होता है एंड उस लैंड के ऊपर वो खेती करते हैं। बट जब कभी भी यहाँ पे राजा को जरूरत पड़ती है, राइट, तो वो जो है एज ए आर्मी इन पर्सन्स को जो है वो राजा के पास भी भेजते हैं। ओके, तो इनका जो है आपस में भी जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो लैंड है ये राजा के द्वारा ही जो है इस पर्सन को या फिर इस समंता को जो है वो दी होती है, राइट। सो अंडर द अलाउद्दीन खिलजी
अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, दिस स्टेट ब्राउट द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अब अलाउद्दीन खिलजी के अंडर क्या होता है, राइट, कि वो क्या करती हैं कि जो असेसमेंट होती है या फिर जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम होता है वो अपने डायरेक्ट कंट्रोल में कर लेते हैं, राइट। सो द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ टू लिवाई द टैक्सेस वर कैंसिल, क्योंकि जो लोकल चीफ थे वहां पे किसी पर्टिकुलर लैंड के, उन्हें पहले ये हक दिया गया था कि आप लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, तो बट ये जो राइट्स होते हैं लोकल चीफ के वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। एंड अब ये जो लोकल चीफ हैं दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, कि आपको जो है आपको भी हमें जो है टैक्सेस पे करने हैं, राइट। तो जो सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो लैंड को मेजर करते थे एंड काफी केयरफुली अकाउंट्स जो होते हैं उन्हें जो है संभाल के रखते थे कि कितना टैक्स जो है वो यहाँ पे बनता है एंड कितना टैक्स जो है लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, सो कुछ ओल्ड चीफ एंड जो कुछ लैंडलॉर्ड्स होते हैं दे सर्व द सल्तनत एज ए रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड द असेसर्स ऑल्सो। तो कुछ पुराने चीफ या फिर जो कि काफी विश्वास पात्र होते हैं राजा के, उन्हें जो है रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर के तौर पे भी यहाँ पे रखा गया था। ओके, सो हाउएवर इन लोगों के ऊपर भी जो है जो अलाउद्दीन खिलजी है वो खुद यहाँ पे नजर रखते थे। तो 3 टाइप के टैक्सेस यहाँ पे लगाए जाते थे। पहला तो हो गया कल्टीवेशन के ऊपर, जिसे जो है खराज बोला जाता है। ओके, पहला कौन सा हो गया, कल्टीवेशन के ऊपर, जिसे हम जो है खराज बोलते हैं, राइट। ये क्या होता है, इट अमाउंट टू द 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस, मीन जो 50% प्रोड्यूस होता है, राइट, जो प्रोड्यूस होता है उसका 50% जो है वो एज ए टैक्स जो है वो दिया जाता था। एक तो ये टैक्स हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे कैटल के ऊपर हुआ करता था टैक्स, राइट, कितने पशु आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। तीसरा जो है घरों के ऊपर भी जो टैक्सेस है वो यहाँ पे लगाए जाते थे। तो 3 टाइप के जो टैक्सेस है वो यहाँ पे लगाए जाते थे खलजीज के अंडर, राइट। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट एंड कलेक्शन का जो काम था वो अपने कंट्रोल में कर लिया था, राइट। हाउएवर कुछ लोगों को जो है ये रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स के तौर पे इन्होंने हायर भी किया हुआ था, राइट, बट जो है ये डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं खिलजी के अंडर ही। ओके, सो यहाँ पे जो है एक चीज आपको याद रखनी है, डैट कि जो लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ही इनका रूल हो गया था, ऐसा नहीं रहता है। लार्ज पार्ट जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट का वो दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल के बाहर ही रहता है, क्योंकि जो दूर दूर के एरियाज थे जैसे कि बंगाल हो गया, राइट, उसे दिल्ली से कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, राइट। एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग द साउदर्न इंडिया द इंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। तो अब क्या होता है, इन्होंने साउदर्न इंडिया तक तो ये पहुंच जाते हैं, बट जो है साउदर्न इंडिया के एरिया को ये कंट्रोल भी कर लेते हैं, बट जो है वो कंट्रोल ज्यादा देर तक नहीं रहता है इनका साउदर्न इंडिया के ऊपर भी। तो वो जो है जल्दी ही ये पूरा रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, जो साउदर्न इंडिया है। तो ज्यादा देर तक जो है ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिल्ली से यहाँ पे नॉर्थ से जो है इतनी दूर जो साउदर्न इंडिया है उसे जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल था उस समय में। ओके, सो इवन अगर हम गैंगेटिक प्लेन की ही बात करें, नॉर्थ इंडिया की ही बात करें, तो यहाँ पे कुछ फॉरेस्टेड एरियाज भी रहते हैं। दिल्ली के आसपास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ फॉरेस्टेड एरियाज थे दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, कि उस एरियाज के ऊपर भी जो है अच्छे से ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वहां पे जो है जो लोकल चीफ थे वो अपना ही रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं, राइट। सो सम टाइम जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक हो गए, दे कुड फोर्स ए कंट्रोल इन दीज एरियाज, इन फॉरेस्टेड एरियाज के ऊपर, जो गैंगेटिक प्लेन के फॉरेस्टेड एरियाज हैं इनके ऊपर तो ये कंट्रोल कर लेते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट, कुछ ही समय तक जो है वहां पे इनका कंट्रोल रहता है, राइट। तो ये थोड़ी सी एनसीईआरटी में जो है आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। आई थिंक इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट हाउएवर आपको जो है एक बार इसके बारे में तो पढ़ना ही है। ओके, कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे उनके अंडर कौन कौन से ऑफिशियल्स थे, तो उन्होंने भी जो है कई सारे ऑफिसर्स अपने अंडर रखे हुए थे। तो अजीज खुमार एक वाइन डिस्टिलर थे, फिरोज हाजम जो है एक बार्बर थे, मांक ए तबाक एक कुक थे, 2 गार्डनर्स लाधा एंड पीरा जो है उन्हें हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर रखा गया था, एंड जियाउद्दीन बारानी, ये तो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मिड 14th सेंचुरी का क्रोनाइकलर हैं, reported their assignments as a sign of Sultan's loss of political judgment and his incapacity to the rule, right। तो ये जो है सुल्तान की पॉलिटिकल जजमेंट, राइट, उनकी इनकैपेसिटी जो थी राइट रूल करने की, हर चीज के बारे में जो है इन्होंने कई सारे अकाउंट्स हमें प्रोवाइड करवाए हैं जियाउद्दीन बारानी ने।
ओके। सो बाकी चीजें जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउएवर यूपीएससी का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो इवन जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में जो टाइटल्स दे रखे होते हैं, राइट, जो छोटे छोटे टाइटल यहाँ पे दे रखे होते हैं, वहां से भी जो है क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। एक छोटी सी बॉक्स अगर यहाँ पे भी दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, तो वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पिक्चर यहाँ पे दे रखी है, उसका जो उस फिगर का जो है नेम क्या है, वहां से भी जो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको एक बार तो जरूर पढ़नी ही है, राइट, आपको जो है अपने माइंड में इन चीजों को रखना ही है, राइट। तो जियाउद्दीन बरानी जो है वो तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो देन चीफ जो होते हैं, इनके जो चीफ थे, राइट, इन रूलर्स के, एंड उन्होंने फोर्टिफिकेशंस करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उनके बारे में भी जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। इब्न बतूता जो कि एक 14th सेंचुरी के ट्रेवलर थे फ्रॉम न्यू मोरक्को। तो यूपीएससी कैन आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि इब्न बतूता जो हैं वो ट्रेवलर थे, कहाँ कौन से एरिया से वो यहाँ पे आए थे, मोरक्को अफ्रीका से जो है वो आए थे। एंड दे एक्सप्लेन डैट, वो ये एक्सप्लेन करते हैं डैट कि चीफ समटाइम फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन द माउंटेन्स, कि जो है माउंटेन्स में रहना वो स्टार्ट कर देते हैं। रोकी प्लेसेस जो होते हैं, इवन अनइवन प्लेसेस जो होते हैं, वहां पे भी वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। जो बैम्बो ग्रोव्स होते हैं, राइट, जो बैम्बूज होते हैं उनके बीच में रहना ये स्टार्ट कर देते हैं, वहां पे जो है ये फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो इन इंडिया में जो बैम्बू है वो ज्यादा होलो नहीं है, बट ये काफी बड़े बड़े हैं। Okay, so its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them. तो इन बैम्बूज जो है इतने अच्छे से यहाँ पे इन जंगलों में बने हुए थे कि जो फायर है वो भी अफेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते, इतने स्ट्रॉन्ग है ये वाले जो बैम्बूज थे। तो इन बैम्बूज के बीच में जो है ये रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। ओके। तो चीफ जो इन फॉरेस्ट में रह रहे थे, विच सर्व देम एज ए रैम्पार्ट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। तो इवन जो है उनकी कैटल्स एंड जो क्रॉप्स है, राइट, वो भी वहां पे उगा सकते थे, एंड कैटल्स को जो है अच्छे से वो यहाँ पे संभाल सकते थे। उनके लिए चारा जो होता है, ग्रासेस जो होते वो भी वहां पे इजीली अवेलेबल थे, वहां पे वाटर भी अवेलेबल था, एंड रेन वाटर को भी जो है वो कलेक्ट किया करते थे। एंड हेंस दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाय द पावरफुल आर्मीज। तो पावरफुल आर्मीज के बिना जो है इन लोगों को जो है दबाया नहीं जा सकता था, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि चीफ जो थे उन्होंने अपने आप को फोर्टिफाई कर लिया था, इवन जो है जंगलों में जो है रहना वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ जो रूलर्स हैं वो अपने गैंगेटिक प्लेन के आसपास के जंगलों में जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर भी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक हो गए। सो अब क्या रहता है, एक तो इंडिया में जो है इन्हें अलग अलग एरियाज को कंट्रोल करना था, बट दूसरी तरफ जो है ईरान की बात करें, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का, वहां से भी जो है अब इन्वेजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन मंगोल्स को भी रोकना था। दिल्ली सल्तनत के सामने एक और बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये आता, वो था मंगोल्स का। ओके, मंगोल्स जो थे, राइट, दे अंडर दी गेंजिस खान इनके रूलर थे। दे इन्वेटेड दी ट्रांसोक्शियाना इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान। ये वाला जो एरिया हो गया नॉर्थ ईस्ट ईरान का, ये वाला जो पार्ट है, राइट, दिस वन, इसे जो है ट्रांसोक्शियाना बोला जाता है। तो इसे जो है वो इन्वेट करते हैं 1219 में, एंड दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। एंड 1219 के बाद में जल्दी ही जो गेंजिस खान है वो इंडिया के ऊपर भी हमले करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से जो है वो इंडिया में भी जो है वो एंटर करता है। ओके, so the Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the rule of Alauddin Khilji. ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी का जब यहाँ पे रूल था उस समय में जो है मंगोल्स के जो अटैक होते हैं दिल्ली के ऊपर वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में, एंड इवन मोहम्मद तुगलक के रूल के कुछ अर्ली ईयर्स में। सो दिस फोर्स द टू रूलर्स, अब जो है इनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपना जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का, यहाँ पे, क्योंकि उस समय ये पाकिस्तान भी जो है वो हमारे इंडिया में ही था, तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का, इसे जो है अभी इन्हें एक तरह से वहां पे बड़ी आर्मी को खड़ा करना है। तो क्या करते हैं ये दोनों ही जो रूलर हैं अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, एक काफी बड़ी आर्मी जो है इट वो यहाँ पे खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये भी इन दोनों के लिए एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बन जाता है।
ओके, क्योंकि जो है लार्ज आर्मी को यहाँ पे खड़े करना है, वहाँ पे मोबिलाइज करना है, तो उन्हें सैलरीज भी देनी होगी, उनके लिए खाने पीने का भी जो है यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है आपको करवानी होगी, तो और भी कई चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ये भी इनके लिए एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज जो है वो बन जाता है इन दिल्ली रूलर्स के लिए। ओके, सो इनके समय में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहाँ पे अटैक हो रहे थे, तो इन्होंने जो है लार्ज आर्मी अपनी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है खड़ी की थी। तो इन दोनों को जो है क्या यहाँ पे स्ट्रेटजीज रहती हैं अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे सेव करने के लिए, उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज इन लोगों ने अपनाई थी। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस। तो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर जो है दिल्ली को 2 बार अटैक किया गया था, 1299 से 1300 के बीच में, 1302 एंड 3 के बीच में। ओके, सो एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि काफी बड़ी आर्मी जो है वो वहां पे खड़ी कर दी थी। तो मोहम्मद तुगलक के समय में जो सल्तनत है वो एक बार ही यहाँ पे अटैक की गई थी एंड यहाँ पे मंगोल की आर्मी को जो है हरा दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है यहाँ पे मंगोल्स की आर्मी को हरा दिया था एंड मोहम्मद तुगलक जो है वो कॉन्फिडेंट थे, वो अपनी आर्मी की जो स्ट्रेंथ रेट उसके रिगार्डिंग जो है वो काफी कॉन्फिडेंट थे एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन दी ट्रांसोक्शियाना, एंड उन्हें ये भी कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो जो है खुद जाके ट्रांसोक्शियाना एरिया के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो इनका जो है यही प्लान था कि पहले तो मंगोल आर्मीज को अपने यहाँ से आने से रोकना है, हमारे इंडिया में आने से रोकना है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने से रोकना है, एंड दूसरा जो है ट्रांसोक्शियाना के ऊपर भी अटैक करना है। तो डेट इज वेयर जो है इन्होंने काफी बड़ी आर्मी जो है वो यहाँ पे स्टैंड कर दी थी। सो अब अलाउद्दीन ने क्या किया था, उन्होंने एक नया गैरिसन टाउन जो है आई मीन एक नया टाउन ही जो है यहाँ पे बना दिया था जिसका नेम था सिरी, अपने सोल्जर्स के लिए, जहाँ पे जो है इनके सोल्जर्स खड़े रहेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि कोई नया गैरिसन टाउन यहाँ पे नहीं बनाया था, इनकी जो है दिल्ली की जो कुछ 4 सिटीज थी, ओके, दिल्ली एक कुनहा जिन्हें बोला जाता था, उन्हें खाली करवाया इन्होंने एंड उनके रेजिडेंट्स को जो है एक तरह से नई कैपिटल में भेज दिया गया था जिसे हम जो है दौलताबाद बोलते हैं, दिल्ली के साउथ में है ये जो एरिया है। ओके, एंड उसी एरिया पे उन 4 सिटीज में जो है अपने सोल्जर्स को खड़ा कर दिया था इन्होंने। देन अब सोल्जर्स को जो है खाने के लिए भी यहाँ पे जरूरत होगी, तो क्या होता है, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज ए टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो गंगा एंड यमुना के आसपास के जो एरिया है वहां से जो है इन्होंने जो टैक्सेस होते हैं, राइट, एज ए टैक्स जो भी अनाज इन्होंने कलेक्ट किया था तो वो जो है यहाँ पे वो लेके आते हैं एंड टैक्स जो है वो आपको पता ही है कि 50% जो लगाया गया था, जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे होती है उसका 50% जो है वो अनाज एज ए टैक्स देंगे ये जो पीजेंट्स है अपने राजा को। Okay, so produce from the same area was collected as a tax to feed the army and but to meet the need of the large number of soldiers the sultan levied the additional taxes। तो एक तो यही सेम चीज थी, 50% जो है इनके प्रोड्यूस का 50% जो है वो एज ए टैक्स जो है वो सेम चीज यहाँ पे भी कंटिन्यू रहती है, बट हाउएवर इसके साथ साथ जो है कुछ एडिशनल टैक्सेस भी जो है इन्होंने लगा दिए थे। तो ये इनका मेन जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अब जो है यहाँ पे 50% जो है अनाज वो एज ए टैक्स भी ले रहे हैं, एडिशनल टैक्सेस भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो है एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है फेमाइन, राइट, यहाँ पे जो है अकाल पड़ जाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेमाइन की रहती है। ओके, अब सोल्जर्स को पेमेंट भी करनी थी, तो जो है दी अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश। तो वो ये सोचते हैं कि मैं जो है कैश में जो है इन्हें सैलरीज प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं इक्तास जो होती हैं, इक्तास जो कि लैंड होती हैं वो यहाँ पे इन लोगों को नहीं दूंगा। ओके, एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो है कैश में ही यहाँ पे सैलरी दी थी। सो क्या होता है, दी सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन दिल्ली। आप जो है कैश में जब इन्हें सैलरीज दी जाएगी सोल्जर्स को, तो जो है सोल्जर्स क्या करेंगे, वो दिल्ली के मर्चेंट से जो है कुछ चीजें खरीदेंगे। ओके, एंड अब ऐसा डर था अलाउद्दीन खिलजी को कि जो मर्चेंट्स हैं वो जानबूझ के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा देंगे। तो इन प्राइसेस को जो है कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो है कुछ मेजर्स लिए एंड इन प्राइसेस को कंट्रोल किया था इन्होंने, एंड एक तरह से ऑफिसर्स कुछ इन्होंने हायर किए थे सो डैट कि इन प्राइसेस को अच्छे से सर्वे किया जा सके एंड एक पर्टिकुलर रेट जो होता है वो यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि मर्चेंट्स जो है वो उस रेट के ऊपर जो है ज्यादा महंगी चीज यहाँ पे नहीं बेच सकते हैं। ओके, तो इन्होंने जो है यहाँ पे क्या किया था, प्राइसेस जो होते हैं वो कंट्रोल कर लिए थे।
सो ऑन दी अदर हैंड अगर मोहम्मद तुगलक की बात करें, इन्होंने प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया था, इन्होंने टोकन करेंसी जो होती है वो यहाँ पे यूज की थी, जो कि जैसे कि आज हम करेंसी यूज करते हैं पेपर करेंसी के जैसी ही वो करेंसी थी, बट इसे जो है काफी सस्ते मेटल्स के साथ बनाया गया था, अच्छे गोल्ड एंड सिल्वर जैसे मेटल जो होते उसके साथ नहीं बनाया गया था। तो 14th सेंचुरी में जो लोग थे वो इन कॉइन्स के ऊपर जो है विश्वास नहीं करते थे, तो वो ज्यादा स्मार्ट थे राजा से, उन्होंने क्या किया कि उनके पास अपने पास जो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स जो थे उसे संभाल के रख लिया, उसे सेव कर लिया, एंड जितने भी टैक्सेस यहाँ पे करने थे वो टोकन करेंसी में ही इन्होंने पे कर दिए थे। एंड दिस चीप करेंसी जो होती है इसे इजीली काउंटरफिट भी किया जा सकता था, मीन जो है उसके नकली नोट भी जो है बनाए जा सकते थे। तो ये जो मेयर था यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का वो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं रहता है। ओके, सो अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स थे इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल, एंड जो क्रोनाइकलर्स हैं राइट, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ये जो क्रोनाइकलर्स हैं उन्होंने जो है प्रेज भी की थी कि इनके समय में जो है काफी चीप प्राइसेस थे एंड काफी एफिशिएंट प्राइसेस थे गुड्स के मार्केट में। ओके, एंड इवन जो है इजीली जो मंगोल इन्वेजन यहाँ पे हो रहे थे उसको भी जो है अच्छे से इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द मेयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक, तो वो जो है फेलियर थे उनके जितने भी मेयर्स थे, एंड दूसरी तरफ इन्होंने कश्मीर के ऊपर भी जो है कैंपेन कर दिया था, वो एक बड़ा डिजास्टर था। एंड देन कश्मीर में जब इन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो इनका जो मन था कि वो ट्रांसओक्शियाना एरिया के ऊपर भी जो है इन्वेड करेंगे, तो इस प्लान को जो है वो गिव अप कर देते हैं एंड अपनी आर्मी को वो डिसबैंड कर देते हैं, मीन वहां से हटा देते हैं। एंड इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स की वजह से जो है काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस जो होती है वो यहाँ पे पैदा हो जाती हैं। ओके, तो इन्होंने जो जैसे हमने देखा था कि नए गैरिसन टाउन्स नहीं बनाए थे मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने है जो नए गैरिसन टाउन्स बनाए थे, एंड उन्होंने जो है लोगों को अपने घरों से दूर नहीं किया था, बट मोहम्मद तुगलक ने जो है लोगों को उनके घरों से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो जो है काफी भड़क चुके थे। एंड दूसरी तरफ जो है इन्होंने टैक्सेस भी ज्यादा लगाए थे, एक तरफ तो इन्होंने 50% टैक्स जो होता है प्रोड्यूस के ऊपर वो लगाया था, एंड कुछ एडिशनल टैक्सेस भी जो है इनके ऊपर लगाए गए थे, जिसकी वजह से जो है लोग काफी ज्यादा भड़के हुए थे, एंड उसके साथ साथ जो है यहाँ पे फेमाइन भी पड़ जाती है। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इन सब चीजों की वजह से जो लोग हैं वो रिबेलियन करना स्टार्ट कर देते हैं, मीन जो है विद्रोह करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड फाइनली जो टोकन करेंसी थी उसे भी जो है रिकॉल कर दिया गया था, उसे भी जो है खत्म कर दिया गया था। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मोहम्मद तुगलक जो है मोहम्मद तुगलक के जो फेलियर्स थे उसे हम जो है अगर भूल भी जाएं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत कोई एक ऐसा दिल्ली का सुल्तान, मीन मोहम्मद तुगलक जो है वो एक सिंगल दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने जो है मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए कैंपेन जो है किया था, उस इनके अलावा किसी और रूलर ने जो है मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए कैंपेन बिल्कुल भी नहीं किया था। ओके, सो अनलाइक द अलाउद्दीन डिफेंसिव मेयर्स, तो हम देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मेयर्स थे वो डिफेंसिव थे, जस्ट अपने आप को बचाने के लिए ही जो है उन्होंने मेयर्स लिए थे। तो मोहम्मद तुगलक के जो मेयर्स थे इट वर कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट दी मंगोल्स, तो मंगोल्स के खिलाफ जो है ये मिलिट्री ऑफेंसिव जो है इनके मेयर्स थे, मीन उनके जो है सामने डट के सामना करना है, एंड इवन उनकी टेरिटरी को भी जो हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे, जस्ट ये डिफेंस नहीं कर रहे थे। राइट, तो अब तुगलक के बाद में जो है 15th एंड 16th सेंचुरी की बात करें, 15th एंड 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें उस समय में सल्तनत जो है वो किस तरह की थी। सो तुगलक के बाद में सैयद एंड लोदी डायनेस्टी आती है, दिल्ली एंड आगरा के ऊपर उन्होंने रूल किया था 1526 तक, बट बाय देन जो बड़ा एरिया था इनका जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड इंटायर साउथ इंडिया, इन सभी में जो है कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स आ जाते हैं, हर जगह पे जो है छोटे छोटे रूलर्स यहाँ पे आ जाते हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे बना ली थी, अपनी कैपिटल्स को भी प्रोस्पेरस कर लिया था, तो ये सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है। ओके, एंड ये वही टाइम पीरियड था 15th एंड 16th सेंचुरी का जब दो नए रूलिंग ग्रुप्स जिससे हम बोलते हैं पहला अफगान दूसरे राजपूत, राइट, वो यहाँ पे आ जाते हैं, वो यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं, एंड सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। हाउएवर जो स्टेट्स यहाँ पे बनती हैं वो छोटी थी
बट जो है वो पावरफुल थी एंड काफी अच्छे से उन्हें जो है एडमिनिस्टर भी किया गया था, उनका प्रशासन काफी अच्छा था। इसी में से एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं शेरशाह सूर का। उन्होंने 1540 से लेकर 45 तक की जो है यहाँ पे रूल किया है, राइट। ही स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन द बिहार। बिहार में उनके एक अंकल थे, तो वहाँ पे जो है उनके मैनेजर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया था इन्होंने। एंड ही इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। जब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, तो तब आपको पता चलेगा कि शेरशाह सूर जो है उन्होंने मुगल एम्परर जो हुमायूं है, ओके, हुमायूं जो है उन्हें हराया था शेरशाह सूर ने। एंड 1530 से लेकर 1540 के बीच में एंड 1555 से लेकर 56 के बीच में जो है 2 बार जो है यहाँ पे ये रूलर बनते हैं हुमायूं। एंड 1530 से 40 के बीच में जो है पहले उन्होंने रूल किया था। एंड 1540 से 45 तक जो है यहाँ पे कौन रूल करते हैं, शेरशाह सूर जो है वो रूल करते हैं। एंड देन 55 से 56 के बीच में जो है दोबारा से वो यहाँ पे रूल करते हैं हुमायूं, ओके। तो इन्होंने जो है यहाँ पे हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूर ने। एंड 40 से लेके 45 के बीच में जो है शेरशाह सूरी जो है वो यहाँ पे रूल करते हैं, ओके। इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था एंड यहाँ पे अपनी डायनेस्टी को ही इस्टेब्लिश कर लिया था, ओके। सो ऑल्दो जो सूरी डायनेस्टी है, राइट, तो 40 से लेके 45 के बीच में जो है शेरशाह सूर खुद यहाँ पे रूल करते हैं। उसके बाद में जो है 55 तक, अप टू 55 तक जो है इनके जो सक्सेसर्स हैं, इनके जो डायनेस्टी के जो कुछ रूलर्स होते हैं वो यहाँ पे रूल करते हैं। हाउएवर इनकी जो डायनेस्टी है वो ओनली 15 साल तक ही यहाँ पे रूल कर पाती है। बट इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके थे, राइट, वो इन्होंने जो है कहाँ से उठाए थे, अलाउद्दीन खिलजी से जो है वही तरीके इन्होंने अपनाए यहाँ पे एंड इसे और भी ज्यादा एफिशिएंट कर दिया था, ओके। एंड शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक मॉडल बन जाता है एंड काफी अच्छे थे इनके तरीके प्रशासन को चलाने के। एंड इसी मॉडल को जो है बाद में अकबर ने भी फॉलो किया था, ओके। जब यहाँ पे वो मुगल एम्परर बनते हैं तो उन्होंने जो है इसे फॉलो किया था, सेम तरीकों को जो है यहाँ पे अपने प्रशासन में उन्होंने स्टार्ट किया था, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे मुगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको जो है पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे रूलर बनते हैं हुमायूं, देन उसके बाद में अकबर, राइट। तो अभी हम यहाँ पे दिल्ली डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो तुगलक्स के बाद में जो है सैयद एंड लोधी डायनेस्टी यहाँ पे आती है। जब वो यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करते हैं तब तक जो है कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स, यहाँ पे किंगडम्स तो नहीं बोल सकते हैं, कई सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रूलर्स जो है वो अपना रूल या फिर अपनी स्टेट को इस्टेब्लिश वो कर चुके थे। 2 नए ग्रुप्स यहाँ पे आ चुके थे, अफगान एंड राजपूत, ओके। एंड दूसरे थे यहाँ पे शेरशाह सूरी, राइट। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें 1206 से लेके 1210 के बीच में, ये वाला छोटा सा एरिया था कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि यहाँ पे टर्किश रूलर थे, टर्क्स थे ये, राइट। तो ये छोटा सा एरिया था इनके पास में। देन इल्तुतमिश जो है, राइट, वो भी टर्क थे। तो उन्होंने भी जो है इस तरह से कितना एरिया जो है अपना यहाँ पे बढ़ा लिया था, राइट। एंड इसे जो है और भी ज्यादा एक्सपेंड करते जाते हैं वो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बालबान आते हैं, ये वाला एरिया हो गया इनके पास, बालबान के पास। एंड आफ्टर दैट जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया तक पहुंच चुके थे, इधर ईस्ट में भी एंड इवन जो है इधर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, राइट, उससे भी जो है वो कंट्रोल में कर चुके थे। एंड मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तो कैंपेन करते हुए उनके अंडर जो है वो ये साउदर्न इंडिया तक भी पहुंच जाते हैं, ओके। 1325 से लेके 1351 तक जो इनका रूल था। बट हाउएवर जो है साउदर्न इंडिया तक जो है इनका कंट्रोल ज्यादा देर तक नहीं रहता है। सून आफ्टर यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया ही था, ओके। एंड देन लेटर तुगलक्स आ गए एंड सैयद डायनेस्टी आ गई। यहाँ पे इनके पास तुगलक के पास जो है यही वाला एरिया रह जाता है, ये व्हाइट वाला जो होता है। एंड देन सिकंदर लोधी डायनेस्टी जो कि लास्ट डायनेस्टी रहती है इनकी, उनके पास जो है ये वाला एरिया था। एंड तब तक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बंगाल, गोंडवाना, मालवा, यहाँ पे राजपूत आ चुके थे, सिंध एरिया अलग हो चुका था, गुजरात, राइट, यहाँ पे सौराष्ट्र एंड बहामनी सल्तनत हो गया, खानदेश एरिया हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गई, राइट। तो यहाँ पे छोटे छोटे हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट रूलर्स जो है वो आ चुके थे जब तक यहाँ पे आपके जो है लोधी डायनेस्टी आती है, ओके। इंडिपेंडेंट रूलर्स जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे आ चुके थे, ओके। सो
विल कंटिन्यू विद द न्यू चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम जो है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे एंड उसमें हम जो है अब मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उनके आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.